हाँ, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है इनकम टैक्स से, आयकर से। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 के अंदर सेक्शन 80 के अंदर मिलने वाली जो डिडक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पब्लिक को, आप कह सकते हो, एक पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, जो वो इनकम करता है, हम जो इनकम करते हैं उस इनकम पर जो भी हम टैक्स पे करते हैं उस टैक्स पर कुछ कटौतियां दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो वो जो कटौतियां हैं वो कई सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, जो डिडक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। बट आज जो स्पेशली हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80। सेक्शन 80 जो है वो कई भागों में बटा हुआ है, जैसे 80C, 80D, 80E और 80G के अंदर बटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत बार पहले पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। तो इससे बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेक्शन 80 के अंदर कौन कौन से डिडक्शंस आते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसा यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये समझते हैं। देखिए, टैक्सेस फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन गवर्निंग, टैक्सेस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन गवर्निंग अ कंट्री। ओके, तो टैक्सेस जो है ना, ये हमारे देश में गवर्नमेंट के लिए, कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो कंट्री चलाती है उस कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। आप ये भी कह सकते हो कि इनकम टैक्स जो हमसे गवर्नमेंट लेती है वो एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि वही पैसा गवर्नमेंट वापस क्या करती है, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सही करने के लिए वापस से उस पैसे को यूज करती है। जो पैसा हमसे इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल हमारे इनकम में से एक अमाउंट लेती है इनकम टैक्स के रूप में। ठीक है, आगे दिया हुआ है, दे अलाउ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एंड डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये जो टैक्सेस है ना, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को क्या, टू प्रोवाइड एंड डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी कि हमारे लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रास्ते हैं, है ना, रेलवे है, डैम है ना, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स हैं, तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होते हैं लोगों को, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है ना, उनको सही करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प मिलता है, वो जो टैक्स अमाउंट हम पे करते हैं गवर्नमेंट को अपने इनकम पर। ठीक है, एंड फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स विच हेल्प द कंट्री प्रोग्रेस। यस, साथ में सर, जो सिटीजन मतलब कौन, हम लोग सिटीजन हैं, हम अपने इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट का क्या जिम्मेदारी बनता है कि हमसे अगर गवर्नमेंट हमको टैक्स ले रही है तो गवर्नमेंट हमें क्या करे, हमारे देश में हमको सेफ्टी प्रोवाइड करे, कुछ फैसिलिटीज हमें दे। फैसिलिटीज बोले तो वही सड़क जो दिया हुआ है, सड़क जो बना हुआ है वो हमारे लिए फैसिलिटी है ना, आसानी से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है, वो हमारे लिए फैसिलिटी। तो ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं ये गवर्नमेंट हमें आसानी से प्रोवाइड करती है, ताकि हम सही तरीके से उसका यूटिलाइज कर सके, और साथ में उससे हमारे देश का इकोनॉमी भी ग्रोथ होता है और साथ में हमारे देश का प्रोग्रेस भी होता है। तो टैक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जिसका यूज गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे देश के डेवलपमेंट, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने में यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, टू बैलेंस द needs of the taxpayers, the government in India introduced section 80 deductions. Okay, sorry, section 80. Okay, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी हमारे देश के टैक्स पेयर्स हैं उन टैक्स पेयर्स के नीड्स को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, यानी कि जो उनकी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हम इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 80 का डिडक्शंस रखा। अभी सेक्शन 80 के अंदर जो डिडक्शंस दिए जाते हैं, या कोई भी तरह का डिडक्शन अगर दिया जा रहा है तो क्यों दिया जाता है, ताकि जो लोग हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले, और लोग साथ में गवर्नमेंट डिडक्शंस दे करके लोगों को प्रमोट भी करती है कि आप आइए और आकर के आप टैक्स पे करिए, क्योंकि टैक्स पे करना आपकी जिम्मेदारी है, और टैक्स अगर आप पे करते हो, अपना टाइमली अगर टैक्स पे करते हो अपने इनकम पर, तो आपको भी उससे कुछ फायदे होते हैं। ठीक है, आप एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हो, उस कंट्री के माने जाते हो अगर आप टैक्स टाइमली पे कर रहे हो अपने इनकम पे से। ठीक है, और साथ ही डिडक्शंस गवर्नमेंट देती है कि ताकि आप बैलेंस करके चल सकें। ठीक है, बहुत सारा आपको अमाउंट पे ना करना पड़े। जनरली क्या होता है ना कि जब हम टैक्स पे करते हैं तो जनरली लोग टैक्स चोरी क्यों करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम ज्यादा इनकम कर रहे हैं, ज्यादा इनकम दिखाएंगे तो ज्यादा टैक्सेस पे करने होंगे, तो इसलिए डिडक्शंस रखे जाते हैं अलग अलग से, ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं, चलो हम जो टैक्स हमको जो पे करना है उसमें से कुछ गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है, कुछ पर्टिकुलर चीजों में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है, हमसे जो टैक्स अमाउंट है वो थोड़ा कम ले रही है। तो एक तरह का ये आप कह सकते हो एक तरह का प्रमोशन के टाइप का होता है, एक तरह का लोगों को बढ़ावा मिलता है कि आप क्या करें, आगे बढ़ करके आए और अपने इनकम में से एक छोटा सा अमाउंट क्या करें, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करें, जिसका यूज गवर्नमेंट आप ही के डेवलपमेंट के लिए, आप ही के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट करती है। तो ये तो हो गया टैक्स के बारे में थोड़ा बहुत कि टैक्स
होता क्या है और साथ में ये जो डिडक्शन है वो क्यों दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सीधा सीधा कि सेक्शन 80 जो है, सेक्शन 80 के अंदर जो डिडक्शंस दिए जाते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं। इसमें मैं अभी सबसे पहले बात करूंगा 80C के बारे में। सबसे पहले मैं क्या चीज के बारे में बात करूंगा, 80C के अंदर दिए जाने वाले डिडक्शंस के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शंस आर, यानी कि किन किन केसेस में, कौन कौन से केसेस में जनरली डिडक्शंस दिए जाते हैं, सेक्शन 80 वाले जो डिडक्शंस हैं वो दिए जाते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो जैसे ये पहला है ए, इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि अगर आपने किसी भी तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर करवा रखा है, अपने जीवन बीमा अगर करवा रखा है, तो उस जीवन बीमा के लिए जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उसका जो प्रीमियम आप पे करते हो, तो उस पर जो आप अमाउंट पे करते हो ना, उस अमाउंट पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है सेक्शन 80 के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा है सुपर एन्वेशन और पीएफ पेमेंट, यानी कि अगर प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्वेशन या प्रोविडेंट फंड कहते हैं हम, तो प्रोविडेंट फंड या एनुअली जो आप एक कंट्रीब्यूट करते हो अपने इनकम का एक हिस्सा सुपर इन्वेस्टमेंट फंड में डालते हो, जो कि आपको फ्यूचर के बेनिफिट के लिए आप उसको सेव कर रहे होते हो, लगा रहे होते हो, प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा रहे होते हो, वो पैसे पर भी जो आपको अर्निंग होती है, उस अर्निंग पर भी आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शंस दे देती है, ठीक है, सेक्शन 80 के अंदर। उसके बाद में सी है ट्यूशन फी पेड फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन मैक्सिमम 2, यानी कि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अगर आप चिल्ड्रन आपके मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अगर आप ट्यूशन फी पे कर रहे हो, तो ट्यूशन फी के रूप में जो भी अमाउंट आप पे करते हो उस पर आपको वो आपका एक्सपेंस मानते हुए गवर्नमेंट कहती है कि उस पर आपको अलग से कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए टैक्स से फ्री है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है बाइंग प्रॉपर्टी, अगर आप किसी तरह की कोई संपत्ति अगर खरीद रहे हो, तो फिर बहुत डिफरेंट ये सारी संपत्तियों में नहीं होता है ऐसा, कुछ प्रॉपर्टीज में होता है, कंडीशंस हैं उसके, जिसमें जो अमाउंट आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पे करते हो उस पे गवर्नमेंट कहते हैं कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सेक्शन 80 के अंतर्गत। फिर ई है फिक्स डिपॉजिट पेमेंट विद अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, यानी कि अगर आपने कहीं भी अगर आपने कोई अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कर दिया है कम से कम 5 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर आपने फिक्स डिपॉजिट अगर किया है कम से कम, तो फिर उस फिक्स डिपॉजिट अमाउंट पर आपको जो भी अमाउंट आपने लगाया है उस अमाउंट पर आपको होने वाली अर्निंग पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना। मैं तो नहीं बोलूंगा मैं कि किसी तरह का टैक्स नहीं देना, मतलब कुछ डिडक्शंस आपको मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, पूरे अमाउंट पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ डिडक्शंस आपको दे दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया वो एक्टिविटी कि आप इस तरह की कोई एक्टिविटी अगर कर रहे हो तो इस पर आपको क्या मिल सकता है, इस तरह के खर्चों पर आपको डिडक्शंस दिया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सम ऑफ द सेक्शन अंडर विच यू कैन अवेल डिडक्शंस। अब सेक्शन 80 के अंदर सम ऑफ द सेक्शंस, कुछ सेक्शंस हैं जिसमें सबसे पहले जैसे ऊपर आप लोग देख रहे हो 80C, 80D, E और G, इस 4 टॉपिक को मैं कवर करूंगा इसमें। तो सबसे पहले 80C के अंदर बात करते हैं कि 80C के अंदर कौन कौन से डिडक्शंस हैं। अभी 80C को भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली 4 भागों में, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो एग्जाम में मेनली जो पूछे जाते हैं वो इन 4 के बारे में मेनली ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन 4 सेक्शन 80 के इनको उठाया मैंने, ठीक है ना, इन 4 को। तो ये है सेक्शन 80CCC यानी ट्रिपल सी, ठीक है, सेक्शन 80CCC। ये जो सेक्शन 80CCC के अंदर जो डिडक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है ना, वो किस तरह की एक्टिविटी पे दिया जाता है। तो देखिए अंडर दिस सेक्शन इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड मेक द टैक्स पेयर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अप टू ₹1,50,000, यानी कि अगर मान लीजिए आप अपने पेंशन फंड में, पेंशन फंड होता है ना, पेंशन फंड, लोग अपने पेंशन के रूप में हर साल अपने इनकम में से कुछ पैसा क्या कर रहे होते हैं, पेंशन फंड के में जमा कर रहे होते हैं, जो कि आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन के रूप में उसमें से वो पैसा उनको पेंशन के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस फंड में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो फिर इस सेक्शन यानी सेक्शन 80CCC के अंतर्गत आपको उस पेंशन फंड से मिलने वाला जो भी रिटर्न होगा, बात आ रहा है समझ में, जो भी रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न पर आपको जो डिडक्शंस दिए जाएंगे वो 1,50,000 तक आपको कर की छूट मिल जाएगी, यानी कि कर पर आपको टैक्स पर आपको राहत मिल जाएगा, यानी कि जो भी उस पर इनकम होगा उस इनकम पर में से 1.5 लाख रुपए पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर जो आपने अर्निंग करी आपको जो मिला उस पर सिर्फ आपको टैक्स क्या करना होगा, देना पड़ेगा। तो 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शंस इसमें मिल जाता है। देखिए एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में मेनली अंतर ये होता है कि एग्जेम्पशंस जो होते हैं वो मेनली एग्जेम्प्ट का मतलब जिस पर टैक्स ना लगे, और डिडक्शंस का मतलब है कि कुछ अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट जिस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बी नंबर आता है सेक्शन 80CCD, ये था 80CCC, ये है सेक्शन 80CCD। इसमें क्या होता है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स
फॉर इन्वेस्टमेंट इन पेंशन स्कीम्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह का पेंशन स्कीम अगर चलाया जा रहा है और उस पेंशन स्कीम में अगर आपको इन्वेस्टमेंट आपने किया है, मतलब आपने अपना पैसा अगर लगाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए गए, यानी केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी तरह का पेंशन स्कीम अगर चलाया जा रहा है और उसमें अगर आपने अपने कोई भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, तो उससे मिलने वाला जो भी इंसेंटिव होगा, मतलब रिटर्न होगा, उस रिटर्न पर आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। उस पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बताता है सेक्शन 80C(c)(d). उसके बाद सेक्शन 80C(c)(f) क्या बताता है? ये बताता है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स टैक्स डिडक्शंस ऑन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स notified by the government open to both individuals and Hindu undivided family. Okay, the maximum deductions available to 20,000 in a year. Okay, तो कहने का मतलब क्या है, सेक्शन 80C(c)(f) के अंदर किस तरह का डिडक्शन मिलता है? तो सेक्शन 80C(c)(f) के अंदर आपको डिडक्शन दिया जाता है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स पर, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स का मतलब होता है जैसे हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सही करने के लिए, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए कई बार गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है और गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे इकट्ठा करने के लिए बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, जैसे आप लोग आप जानते होंगे डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है। डिवेंचर्स का मतलब होता है जब कंपनियों को जब कंपनियों को पैसों की जरूरत पड़ती है, उधार लोगों से लेने की जरूरत होती है, तो कंपनियां क्या करती हैं, डिवेंचर्स इशू करती हैं। बिल्कुल वैसे ही जब गवर्नमेंट को भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए एज ए फंड, ठीक है, वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स जो होते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स अगर गवर्नमेंट ने इशू किया है जो कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से अधिक के लिए, ठीक है, इशू अगर गवर्नमेंट कर रही है, वो भी कौन, किसके द्वारा नोटिफाइड, गवर्नमेंट के द्वारा अगर है, और उसमें अगर आपने पैसा लगाया, ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अगर आप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड अगर आप खरीदते हो, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए बॉन्ड आप परचेज कर रहे हो, जो कि इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कर सकता है। एक इंडिविजुअल भी कर सकता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कर सकता है। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ आता है। इसमें एक हर जनरेशन में एक हेड होता है जिसको हम कर्ता कहते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसकी क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल भी आप ये समझ सकते हो कि इस तरह के बॉन्ड, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, और इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी खरीद सकता है, और इसमें जो मैक्स खरीद सकता है, और इस तरह के खरीदे गए बॉन्ड पर जो भी आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, फ्यूचर में, उस रिटर्न पर किसी तरह का कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ता है। मैक्सिमम डिडक्शंस जो मिलते हैं इस तरह के रिटर्न पर, वो कितना मिलता है, अवेलेबल टू ₹20,000 इन ईयर, यानी कि 1 साल में 20,000 रुपए का आपको क्या मिल सकता है, डिडक्शन मिल सकता है। यानी कि अगर आपने इस तरह के फंड, इस तरह के बॉन्ड खरीदे हैं और उस पर अगर आपको मान लीजिए कि 40,000 रुपए हर साल अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो 40,000 में से 20,000 रुपए जो होंगे ना, जो 40,000 आप अर्न कर रहे हो, तो 20,000 रुपए जो आपने 40 में से 20,000 रुपए जो होंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, वो डिडक्शन हो जाएगा। बाकी जो 20,000 बचेगा उस पर सिर्फ आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है इसका मतलब। उसके बाद सेक्शन 80C(c)(g), ठीक है, ये क्या कहता है, अंडर दिस इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी सेविंग्स स्कीम नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू ₹25,000 इन अ ईयर। ओके, लाइक सेक्शन 80C(f) की तरह 80C(g) है। इसमें क्या किया जा रहा है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो अगर अपने पैसों को क्या चीज में, इक्विटी सेविंग्स स्कीम के अंदर, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, नोटिफाइड होगा। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम अगर चलाई जा रही हो जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी सेविंग्स स्कीम कहते हैं, ठीक है। तो अगर इक्विटी सेविंग स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, उसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देन उससे जो आपको रिटर्न मिलता है, तो ईयरली जो भी रिटर्न मिलेगा उसमें 25,000 तक, उस रिटर्न में से 25,000 रुपए तक ईयरली आपको डिडक्शन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 80C के अंतर्गत। अब मैं आपको आगे 80D, 80E और 80G के बारे में बताने वाला हूं, तो देखते रहिए। हाँ, तो अब हम लोग सेक्शन C के बारे में तो बात कर लिए, हम लोग सेक्शन 80D के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेक्शन 80D आपको क्या बताता है, ठीक है। सेक्शन 80D में आपको किस तरह के डिडक्शंस, किस तरह के चीजों को डिडक्शन आपको मिलता है, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स डिडक्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। यानी कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चलाया जा रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्थ इश्यूज के लिए कोई
कोई सुविधा अगर दी जा रही है, तो उस केस में द प्रीमियम पेड कैन बी ऑन बिहाफ ऑफ द स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स और सेल्फ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में अगर आप किसी तरह का अपना हेल्थ इश्यू को लेकर के अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो या चला रहे हो ट्रीटमेंट, चाहे वो फिर आपके स्पाउस का यानी पति या पत्नी का या बच्चे का या आपके पेरेंट्स का, माता पिता का या आपका खुद का अगर है, तो उसके लिए जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो ना, जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो उस हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, तो उस पेमेंट पर, उस अमाउंट पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, द डिडक्शन इज हाउ मच, द टैक्स पेयर कैन बी अवेल अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ ₹15,000। यानी कि जो भी आप अमाउंट पे करोगे वो आपको क्या किया जाएगा, जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो आपके टोटल टैक्सेबल अमाउंट में से उतना अमाउंट क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। मतलब उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, 15,000 रुपए तक। तो मैक्सिमम अमाउंट 15,000 है, लेकिन यही अमाउंट 30,000 हो जाता है अगर टैक्स पेयर की उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर की है, तो फिर 30,000 रुपए तक उसे इस तरह का डिडक्शन यानी कि सेक्शन 80D के अंदर मिलने वाला जो डिडक्शन अमाउंट है वो 30,000 मैक्सिमम हो सकता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 80D हमें क्या चीज में किस तरह का डिडक्शन देता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का के द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस जो भी प्लान है, उसमें अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हो, इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना, इंश्योरेंस प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और फिर आप ट्रीटमेंट अगर करा रहे हो, तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो भी अमाउंट आप खर्च करते हो, उस खर्च किए गए अमाउंट पर मैक्सिमम 15,000 रुपए तक आपको टैक्स जब आप पे करने जाते हो और आपकी उम्र अगर 60 साल से नीचे की है और आप टैक्स पेयर हैं, तो फिर वो आपको डिडक्शन के रूप में दे दिया जाएगा 15,000 रुपए तक मैक्सिमम। और वही अगर आपकी उम्र अगर 60 साल से ऊपर है तो फिर वही अमाउंट बढ़ करके डबल हो जाता है, यानी 15,000 जो था वो 30,000 तक मैक्सिमम आपको डिडक्शन के रूप में मिलेगा। तो ये सेक्शन 80D हमें बताता है, ठीक है। आते हैं सेक्शन 80E जो हमारा नेक्स्ट है। तो सेक्शन 80E जो है वो किस तरह का डिडक्शन हमें देता है, प्रोवाइड करता है। दिस सेक्शन हेल्प्स अवेलिंग टैक्स डिडक्शन ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ ए लोन टेकन फॉर एजुकेशन। यानी कि अगर आपने एजुकेशन के लिए किसी भी तरह का लोन अगर लिया है, ठीक है, और उस लोन अमाउंट पे जो भी आप इंटरेस्ट पेड करते हो, ठीक है ना, तो जो भी उस एजुकेशन के लिए लिए गए लोन पर जो भी इंटरेस्ट आप पेड करते हो, वो इंटरेस्ट अमाउंट आपको टैक्स पे करते वक्त आपके टैक्सेबल अमाउंट में से क्या किया जाता है, डिडक्शन के रूप में गवर्नमेंट आपको छोड़ देती है, यानी कि कटौती दे देती है, आपको उस पर किसी तरह का कोई टैक्स उस अमाउंट पर आपको नहीं देना पड़ता। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने इंटरेस्ट के रूप में पे किया उस एजुकेशन के लिए लिए गए लोन अमाउंट पर, वो अमाउंट आपको टैक्स पे करते वक्त उसमें से क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ये हमें सेक्शन 80E के अंदर दिया जाता है। फिर सेक्शन 80G क्या बताता है हमें, this section aims to encourage donations to funds and charitable organizations and offers tax benefit on monetary donations। okay, ये जो सेक्शन 80G इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे डोनेशंस किए जाते हैं या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को फंड दिया जाता है ना, बहुत सारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो क्या करते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर के वो क्या करते हैं, वो लोग फंड देते हैं, डोनेशन करते हैं, पैसा, है ना। बहुत सारे अलग अलग चैरिटेबल फंड्स चल रहे होते हैं जहाँ पर कई वृद्धाश्रम जैसे है, गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई का कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो खर्चा उठा रहा है। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वहाँ पर अगर आप किसी भी तरह का डोनेशन कर रहे हो या किसी भी तरह का अगर आप कोई फंड अगर उनको दे रहे हो, तो जो भी आपने फंड और जो डोनेशन आपने दिया वो एक तरह से ये माना जाता है कि आपने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, और वो जो अमाउंट आपने दिया है वो अमाउंट आपको क्या कर दिया जाता है, वो अमाउंट आपको डिडक्शन के रूप में आपके टैक्स अमाउंट में से नहीं लिया जाता और डिडक्शन के रूप में आपको दिया जाता है, और उसका सेक्शन जो है वो है 80G। और ऐसा इसलिए गवर्नमेंट ने ये सेक्शन बनाया ताकि लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो गरीबों का मदद कर रहे हैं या जो अलग अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, उनको फंड मिल सके, लोग आप फंड दें उनको। अदरवाइज क्या है कि अगर मान लो आप फंड भी दे रहे हो और आपको किसी तरह का कोई छूट भी नहीं मिल रहा है, तो आप फिर अपना पैसा खर्चा नहीं करना चाहोगे। तो आप एक तरफ ये देखते हो कि भाई चलो मैंने जो पैसा उधर लगाया उसको मुझे टैक्स नहीं देने की जरूरत है। तो एक तरह से क्या होता है कि आप हेल्प भी कर रहे हो, दूसरी तरफ गवर्नमेंट आपसे कहती है कि भाई जो आप हेल्प कर रहे हो ना उस पर हमको आपसे कोई टैक्स नहीं चाहिए, तो वो हम आपको डिडक्शन के रूप में दे देते हैं। ठीक है, तो
इस तरह से इनकरेज करने के लिए, किसको इनकरेज करने के लिए सर, डोनेशंस एंड फंड्स जो हम किसको देते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, एंड ऑफर्स टैक्स बेनिफिट ऑन मॉनेटरी डोनेशन, यानी कि आप किसी भी तरह का मॉनेटरी डोनेशन करते हो, दान देते हो, पैसा दान दे रहे हो, तो उस दान पर आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना, वो आपको डिडक्शन के रूप में दे दिया जाएगा। ये सेक्शन 80G बताता है हमें। तो आई थिंक इस वीडियो में जितना भी मैंने सेक्शन 80 से रिलेटेड जो मैंने डिडक्शंस के बारे में बात करी या मैंने किया, वो आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करिए, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।